जेम्स फ्रैंको नाम का एक वैज्ञानिक जो कि अल्जाइमर का इलाज करने के लिए एक चिंपैंजी पर अपने नए सीरम का परीक्षण कर रहा था और इस सीरम ने काम भी किया। इस सीरम के कारण वो चिंपैंजी काफी स्मार्ट हो गई, लेकिन कुछ समय बाद ये चिंपैंजी अजीब व्यवहार करना शुरू कर देती है। उसके इस व्यवहार को देखकर इस प्रयोग पर अपना पैसा लगाने वाले निवेशक इस प्रयोग को बंद कर देते हैं। पर इसका कारण वो सीरम नहीं था जिसने उसे हिंसक बना दिया था, वो तो सिर्फ अपने नवजात बच्चे की रक्षा कर रही थी। जिधर जेम्स फ्रैंको उस बच्चे को अपने घर ले आता है और उसका नाम रखता है सीजर। जिधर जेम्स उसे काफी प्यार से पालता है क्योंकि उसके बनाए सीरम के प्रभाव से पैदा हुआ था। सीजर एक सामान्य चिंपैंजी से कई अधिक चालाक और बुद्धिमान हो। जिधर सीजर का बचपन जेम्स के साथ काफी खुशी में बीत रहा था। जेम्स उसे रेडवुड के जंगलों में घुमाने ले जाता था, लेकिन जैसे जैसे सीजर बड़ा होता है उसे पता चलता है वो इंसानों से अलग है। वहीं जेम्स फ्रैंको ने इस प्रयोग के बंद होने के बाद कुछ सीरम चुरा लिए थे। उसके पिता अल्जाइमर के रोगी थे, इसलिए जेम्स ने अपने पिता को सीरम इंजेक्ट किया और वो ठीक भी हो गए, पर कुछ समय बाद फिर बीमार हो गए। एक दिन उनका झगड़ा अपने पड़ोसी से हो जाता है। ये देखकर सीजर उस पड़ोसी पर हमला कर देता। इसमें सीजर की कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी उसे चिंपैंजियों की जेल में भेज दिया जाता है। जेल का गार्ड सीजर के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। अन्य चिंपैंजी भी सीजर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उसका दोस्त जेम्स भी उसे आजाद नहीं करवा पा रहा, इसलिए सीजर को समझ आ जाता है कि उसे आजादी के लिए खुद मामला अपने हाथों में लेना होगा। जिधर वह जल्दी सीख जाता है कि कैसे अपने सेल से बाहर निकलना है और दूसरे एप्स की वफादारी कैसे हासिल करनी है। इसलिए वो खुद को दूसरों से आगे रखकर जेल का न्याय बॉस बन जाता है। उस जेल में सीजर का एक बेस्ट फ्रेंड बनता है जो कि ओरंगटन होता है, जिसका नाम मॉरिस है और ये बहुत स्मार्ट है। कई सांकेतिक भाषा ये जानता है। सीजर और मॉरिस इस बात को समझ जाते हैं कि वानर जाति अलग अलग होने के कारण काफी कमजोर है। अगर हम सब एक हो जाएं तो बहुत मजबूत हो सकते हैं। इधर जेम्स फ्रैंको अपने निवेशक को समझाता है कि सीरम में कोई खराबी नहीं है। यह सुनकर वो उस प्रयोजनों को फिर से शुरू कर देते हैं। जेम्स इस सीरम की कमियों को दूर करने में लग जाता है ताकि वो नई परीक्षण कर सके और इस बार उनका नया परीक्षण चिंपैंजी कोबा नाम का वानर होता है जो कि काफी तेजी से स्मार्ट हो जाता है। ये सब देखकर सीजर दुखी था। जिधर वो जेम्स के फ्रीजर से नई सीरम को चुरा लेता है ताकि वो इस सीरम को अपने वानर मित्रों को दे सके और उसका ये प्लान काम भी करता है। जिधर सीजर के पास स्मार्ट वानरों का पूरा समूह था। यहाँ का गार्ड सीजर पर डंडे मारने की कोशिश करता है, मगर सीजर अपने हाथों से उसका हाथ रोक देता है और अब सीजर को पता चल गया था कि कैसे बोलना है। वो गार्ड से कहता है अब नहीं। गंदा गार्ड उसे इलेक्ट्रिक रोड से मारने लगता है, पर सीजर उसे ही करंट का एक झटका दे देता है। जिधर सीजर अपने पूरे समूह के साथ यहाँ से भागता है। पहले वो जेम्स की प्रयोगशाला में घुसकर वहाँ आए नए वानरों को आजाद करता है। जिधर सारे स्मार्ट चिंपैंजी अब पूरे सैन फ्रांसिस्को की गलियों में फैल जाते हैं और सीजर गोल्डन गेट ब्रिज को देखता है। उसे पता है इस ब्रिज को पार करके वो रेडवुड वन में पहुँच जाएंगे और आजादी का जीवन जी सकेंगे। लेकिन इंसान इन्हें रोकने के लिए पुल की दूसरी तरफ हथियारों से लैस खड़े हो जाते हैं। टकराव शुरू हो जाता है, पर मनुष्य इन बुद्धिमान वानरों के लिए तैयार नहीं थे। वानर पुल के नीचे से इनके बगल में पहुंच जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। आगे हमें विज्ञान प्रयोगशाला का निवेशक हेलीकॉप्टर में यहाँ आता दिखता है कि तब ये गोरिल्ला हेलीकॉप्टर पर पुल से छलांग लगाता है और उसे नीचे गिरा देता है। अब जंगल में जेम्स सीजर से मिलता है और कहता है बेटा तुम घर क्यों नहीं आए। लेकिन सीजर अब अपनी ही प्रजाति के साथ रहना चाहता था, इसलिए वो जेम्स को बताता है कि वो अपने घर पर ही है और इसलिए सीजर ने अपने समाज की स्थापना की। जिधर सीन कट होता है। अमेरिका सेना चाहती तो इन कुछ दर्जनों वानरों को खत्म कर सकती थी, पर उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है क्योंकि शहर के इंसान एक बड़ी समस्या में जूझ रहे हैं, क्योंकि ये सीरम मनुष्य के लिए घातक हो रही है। इस सीरम के हवा में मिलते ही ये तेजी से दुनिया भर में फैल गई और यह महामारी से मनुष्य जाति पूरी तरह से मिट गई। अब कहानी यहाँ से 10 साल आगे बढ़ चुकी है, जिधर सीजर और उसके वानर एक खुशहाल आदिवासी जीवन जी रहे हैं। सीजर का एक बड़ा बेटा है, उसका नाम ब्लू आइज है। सीजर का एक छोटा बेटा भी है और इनका जीवन वास्तव में काफी अच्छा चल रहा है। जिधर वानरों को लगता है कि मनुष्य विलुप्त हो गए हैं, पर एक दिन कुछ इंसान सीजर को दिखाई दिए। सीजर को उन्हें डरा कर भगाना पड़ा। वायरस से बचे मनुष्यों को एक समूह गैरी ओल्ड मैन के नेतृत्व में यहाँ सैन फ्रांसिस्को में इकट्ठा करा है। इसलिए सीजर और वानर समाज का बहुत बड़ा विषय है कि आगे क्या करना है। जिधर कोबा को भी बहुत सारे बुरे अनुभव हुए थे, वो भी सीजर की टीम में है।
वो कहता है हमें सभी को मिटा देना, लेकिन मॉरिस और सीजर शांति से रहने की उम्मीद करते हैं, इसलिए वानर अपनी पूरी ताकत दिखाते हैं और सीजर मनुष्य से कहता है हम अपनी जमीन पर रहेंगे और आप अपनी जमीन पर रहेंगे। लेकिन एक वैज्ञानिक कहता है कि आपकी जमीन पर कुछ ऐसा है जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है, ये एक बांध होता है, बस हमें इसे चालू करने के लिए कुछ दिन दिए जाएं, फिर हम आपसे दूर रहेंगे। फिर इंसान और वानरों के बीच कुछ दिल छू लेने वाले क्षण दिखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही इंसान बदल जाते हैं। कोबा और कुछ वानर भी इंसानों को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए सीजर को उन्हें दिखाना पड़ता है कि बॉस कौन है, पर वो कोबा और उसके साथियों को मारता नहीं है। ये उनका नियम नहीं है कि वानर को नहीं मारता। जिधर मनुष्य बिजली प्राप्त कर लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अब मनुष्य का भविष्य भी उज्जवल दिखता है, मगर इसके कुछ पलों बाद ही कोबा मानवों के हथियार रखने की जगह में गया और वहाँ तैनात 2 मानवों से दोस्ती की। फिर अचानक से उन्हें धोखा देकर उनके हथियार छीन लिए। जिधर कोबा बंदूक से सीजर पर निशाना लगाता है, सीजर उसे देख लेता है, पर तभी वो गोली चला देता है, मगर सीजर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। कोबा जाकर वानरों को विश्वास दिलाता है कि मनुष्य ने सीजर की हत्या और इसलिए मैंने मनुष्य के शस्त्रागार से बंदूकों का पूरा ढेर चुरा लिया है। अब वानरों और मनुष्य के बीच एक युद्ध शुरू हो जाता, यहाँ तक कि वानरों ने मनुष्य पर जीत भी हासिल कर ली, जीवित मनुष्य को जेलों में डाल दिया। अब कोबा और उसके साथी किसी को भी जेल में बंद कर देते हैं। जिधर सीजर के बेटे को भी यह एहसास होने लगा था कि कोबा तख्ता पलट कर रहा है। सीन कट होता है और हमें पता चलता है कि सीजर जिंदा है और 2 मनुष्य ने अपने घर ले जाकर इसका इलाज किया और वो बड़ी मुश्किल से ही बच पाया। सीजर जिस घर में था वो उसको पालने वाले जेम्स का ही घर था। जिधर सीजर ठीक होकर वानरों के पास आता है और कोबा को चुनौती देता है। जिधर वानरों का सरदार बनने के लिए फिर से लड़ाई शुरू होती है। अब सीजर और कोबा के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। जिधर ये कंस्ट्रक्शन साइट एक युद्ध का मैदान बन जाता है कि तभी गैरी ओल्डमैन को पता चलता है कि ये पूरी जगह डायनामाइट से उड़ने वाली है। वो सभी एप्स को धमाके के बीच से बाहर ले जाता है और यहाँ सीजर लड़ाई जीत जाता है। उसने कोबा का हाथ पकड़ लिया था जब वो नीचे आग में गिर रहा था, पर सीजर ने उसका हाथ छोड़ दिया और कोबा आग में समा गया। इधर सीजर का मानव वैज्ञानिक दोस्त सीजर को बताता है कि मनुष्य की एक बड़ी फौज यहाँ आ रही है। वो अपने नए दोस्त को गुड बाय कहता है और सभी एप्स फिर से सीजर को अपना लीडर मान चुके थे। जहाँ सीजर सभी एप्स को वॉर के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। उसे अपने वफादार साथियों के साथ दिखाते हैं। वो लड़ाई के लिए तैयार था भी और नहीं भी। वो मनुष्य के साथ लड़ाई नहीं करना चाहता था, वो तो सिर्फ एप्स और ह्यूमंस के बीच शांति चाहता था। वहीं सीजर का बेटा ब्लू आइज अपने मिशन से वापस आता है। उसने सभी एप्स के लिए एक नई जगह ढूंढ ली थी और इसी देर रात मनुष्य की हमला करने वाली एक टुकड़ी ने इन पर हमला भी कर दिया। जिधर इस टुकड़ी को लीड कर्नल वुडी कर रहा था और वुडी बड़ी चालाकी से सीजर की फैमिली को मौत के घाट उतार देता है। जिधर ब्लू आइज किसी तरह खुद को बचा लेता है और सीजर उसे बाकी एप्स के साथ खोजी गई नई जगह की ओर भेज देता है। अब ये लड़ाई सीजर के लिए खुद की लड़ाई हो चुकी थी। सभी को यहाँ से भेजकर सीजर और उसके 3 जिगरी दोस्त कर्नल वुडी हैरिल्सन को मारने के लिए निकलते हैं। सबसे पहले ये एक अनजान आदमी को मार देते हैं। सीजर के दोस्त मॉरिस को उस आदमी की बेटी दिखाई देती है। उसे बहुत बुरा लगता है और इसलिए वो उस लड़की को गोद ले लेता है। वो लड़की भी इनके साथ चलने के लिए मान जाती है, पर इन्हें पता चलता है कि लड़की बोल नहीं सकती। आगे चलकर इन्हें एक वानर मिलता है जो इनके दल का नहीं था। ये नया एप इन्हें बताता है दुनिया में हर जगह वायरस फैल गया है जिससे सभी एप्स स्मार्ट बनते जा रहे हैं। जिधर सीन कट होता है, इन्हें नॉर्थ में मनुष्य का बेस मिलता है। यहाँ इन्हें पता चलता है कि वुडी ने सीजर के पूरे दल को बंदी बना लिया है और उनसे गुलामों की तरह काम भी करवा रहा है। सीजर जल्दी से खुद को भी गिरफ्तार करवा लेता है। जिधर वुडी और सीजर के बीच इस बात की चर्चा होती है कि यह वायरस इंसानों की समझ को कम कर रहा है और मनुष्य एक दूसरे से बिना किसी बात के भी लड़ रहे हैं। आगे वुडी कहता है इसलिए मैं एप से एक बहुत ऊंची दीवार बनवा रहा हूँ। आखिरकार सीजर उठता है और थक चुके अपने साथियों को जोश से भरता है। इसलिए इस मूवी का नाम राइज ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द एप्स है। जिधर सीजर के तीनों दोस्त इस कैद खाने के बाहर तैयार खड़े थे और नए आए वानर ने जेल के बाहर से अंदर जाने की एक सुरंग ढूंढ ली। सभी वानर वहां से बाहर निकलने लगे, पर इस बेस में दूसरे मनुष्य ने हमला कर दिया। अब ये लड़ाई मनुष्य वर्सेस मनुष्य के बीच होने लगी। मनुष्य को वायरस की चपेट में आने के कारण मारने लगे थे। जिधर सीजर अपना बदला भूला नहीं था। सीजर भी अपने परिवार का बदला लेने कर्नल वुडी के पास पहुंचता है और उसके माथे पर रिवॉल्वर तान देता है, मगर सीजर देखता है कि वुडी भी वायरस के चपेट में आ चुका है, इसलिए वो बोल भी नहीं पा रहा। इधर सीजर का दोस्त गोरिल्ला मनुष्य के साथ मिलकर दूसरे हमलावर मनुष्य से लड़ रहा होता है, पर एक फौजी सीजर पर तीर से हमला कर उसे घायल कर देता है। जिधर सारे फ्यूल टैंक एक बड़े धमाके से उड़ने लगते हैं और पूरा बेस एक बड़े धमाके से उड़ जाता है। अभी युद्ध चल ही रहा था कि इतना बड़ा हिमस्खलन आता है। सारे वानर ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाते हैं
पर मनुष्य बर्फ में दबकर मारे जाते हैं। जिधर सभी एप्स इस युद्ध को जीत कर भी ये फैसला करते हैं इस जगह को छोड़ने का। ये सभी एक सुंदर सी वैली में अपने आने वाली नई पीढ़ी जो यहाँ शांति से जी सके अपना ठिकाना बनाते हैं। मगर लड़ाई में घायल इनका सरदार, इनका लीडर सीजर दम तोड़ देता है। जिधर सीजर मरते मरते एक साहसी राजा की तरह अपनी प्रजा का वो भविष्य सुरक्षित कर गया। जिधर बाकी बचे सभी एप्स यहाँ मिलकर किंगडम ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द एप्स की शुरुआत करते हैं। यहाँ से कई पीढ़ियां बीत जाती हैं। सीजर की मृत्यु के बाद वानरों की कई पीढ़ी मनुष्यों को एक विलुप्त जाति मानती है। मानव सभ्यता खत्म हो चुकी है। पूरी दुनिया पर वानरों का ही राज। वानरों द्वारा अलग अलग जगहों पर अलग अलग अपने कबीले बना लिए थे। इन कबीलों में गरुड़ कबीला होता है। जिधर इस कबीले में युवा होते बच्चों को गरुड़ पक्षी के घोंसले से अपने लिए एक अंडा लाने और उसे गरुड़ के बच्चे के निकलने और उसे एक बच्चे की तरह पालने की परंपरा थी। और उस युवा द्वारा पाला गया गरुड़ भी उसके साथ जिंदगी भर रहता और उसकी हर तरह से सहायता करता था। वहीं इस कबीले का एक युवा वानर नोआ अपने दोस्त अनाया और अपनी प्रेमिका सोना के साथ गरुड़ का अंडा लेने जाता है। तीनों काफी चढ़ाई के बाद एक घोंसले में देखते हैं। उस घोंसले में 3 ही अंडे थे, इसलिए नियम के अनुसार 2 अंडे ही लिए जा सकते थे। नोआ अपने दोस्त अनाया और अपनी प्रेमिका सोना को एक एक अंडा लेने देता है और खुद यहाँ की सबसे ऊंची चोटी में बने एक घोंसले की तरफ जाता है। बड़ी ही मुश्किल से एक लोहे के रोड को चट्टानों में बांधकर ऊपर पहुँचता है और एक अंडा अपने लिए लेता है। पर तभी नोआ पर मादा गरुड़ हमला कर देती है। वो फिसलता है और नीचे गिर जाता है। अनाया और सोना नीचे घाटी में देखते हैं तो नोआ एक टहनी से लटक रहा था। तीनों अपना अपना अंडा लेकर अपने घोड़े के पास आते हैं। नोआ को अपने पीछे किसी का एहसास होता है। वो दोनों को इस बारे में बताता है कि घोड़े डरे हुए हैं और मेरा कंबल भी गायब है। जिधर सोना रस्सी पर पत्थर रखकर उस अनजान चीज की तरफ फेंकती है तो वहाँ से कोई भागता हुआ महसूस होता है। तीनों उसका पीछा करते हुए एक रेल के टनल तक आ जाते हैं जहाँ वो कंबल टंगा होता है। अनाया हिम्मत करता है और कंबल को लेते ही तीनों भागकर घोड़े पर बैठते हैं और अपने गरुड़ कबीले के पास जाते हैं। जिधर नोआ सबसे पहले अपनी माँ से मिलता है। उसकी माँ उसे अंडा दिखाने के लिए कहती है मगर नोआ समारोह तक उन्हें रुकने के लिए कहता है और नोआ की माँ उसके हाथों को देखती है और कहती है तुमने काफी अच्छी चढ़ाई चढ़ी है और नोआ को उसके पिता से मिलने के लिए भेजती है। नोआ के पिता के पास बहुत सारे गरुड़ पक्षी होते हैं, यहाँ तक कि उनके पास एक सूर्य गरुड़ होता है जो सिर्फ उन्हें ही पसंद करता था। नोआ के पिता उसे कंबल से आती महक के बारे में पूछते हैं और पूछते हैं तुम घाटी के पार गए थे क्या। नोआ मना करता है और बताता है घाटी के बाहर जाना तो सख्त मना है। तो फिर तुम्हारे कंबल से एक्स की महक कैसे। वानर प्रजाति इंसानों को एक्स कहकर बुलाते थे। नोआ के मना करने पर उसके पिता को यकीन हो जाता है कि वो घाटी के बाहर नहीं गया। जिधर उस रात को नोआ को अपने कबीले के घरों के किसी के होने का एहसास होता है। वो उसे ढूंढने लगता है कि तभी कोई अनजान चीज उसे धकेल कर जंगल के अंदर भाग जाती। नोआ को पता चलता है कि उसके टकराने के कारण छाती से बंधा हुआ उसका अंडा टूट गया है। जिधर सोना और अनाया उसे बताते हैं सुबह समारोह है, तुम्हें मुखिया यानी अपने पिता को अंडा कैसे दिखाओगे। नोआ उसी समय रात में ही दूसरा अंडा लेने अकेले चला जाता है। जिधर रास्ते में उसे कुछ मरे हुए वानर दिखाई देते हैं जिनमें से एक घायल वानर उसे नाम से बुलाता है। नोआ भी उसे जानता था। वो उसे कहता है तुम्हारे पीछे और मर जाता है। नोआ देखता है कुछ नकाबपोश वानरों ने इन्हें मारा है और वो इधर ही आ रहे होते हैं। नोआ झाड़ियों में छुप जाता है। वो वहाँ खड़े नोआ के घोड़े को इलेक्ट्रिक रॉड से करंट लगाते हैं ताकि ये घोड़ा भागते हुए अपने मालिक के कबीले में चला जाए और हम इसका पीछा करके वहाँ पहुँच जाएं। जिधर नोआ भी उछलते कूदते हुए अपने कबीले तक पहुँचता है पर इन नकाबपोश वानरों ने पूरे कबीले में आग लगा दी थी और हर किसी को कैद कर रखा था और विरोध करने वाले वानरों को मौत के घाट उतार रहे थे। जिधर नोआ टावर पर चढ़कर अपने पिता के पास पहुंचता है। उसे टावर पर चढ़ते हुए नकाबपोश वानरों का सरदार देख लेता है। नोआ और उसके पिता जलते हुए टावर से सभी गरुड़ पक्षियों को आजाद कर देते हैं जिनमें नोआ का पिता का वो सूर्य गरुड़ भी होता है कि तभी वो सरदार आकर दोनों पिता और पुत्र पर हमला कर देता है। नोआ और उसके पिता सरदार से अच्छी तरह लड़े पर सरदार इन पर भारी पड़ा। नोआ को टावर से नीचे फेंकने पर नोआ एक तार पर लटक जाता है पर सरदार अपनी इलेक्ट्रिक रोड से उस तार को टच करता है जिससे नोआ नीचे गिरते आग की तरफ गिरता चला जाता है। वहीं नकाबपोशों का सरदार उसे नीचे गिराने से पहले जय सीजर बोलता है। जिधर सुबह घायल नोआ उठता है उसके सभी कबीले के वानरों को बंदी बनाकर ले जाया चुका था, कुछ को मार दिया था। सूर्य गरुड़ को एक जगह देख नोआ वहाँ देखता है उसके पिता मृत पड़े होते हैं। उन्हें पत्थरों से दफनाकर वो अपने घोड़े से इन नकाबपोशों की तलाश में निकलता है। जिधर कुछ दूरी पर उसे अपनी माँ का शॉल मिलता है
जिधर एक जगह वो डरा सा रात बिताता है। सुबह उठने पर वो सूर्य गरुड़ को अपने पास बैठा देखता है। जिधर नोआ आगे बढ़ता है, काफी दूर आकर एक जगह वो रुकता है। अपने घोड़े से उतरकर नकाबपोश किसी वानर की इलेक्ट्रिक रॉड जो उसे अपने तबाह हो चुके कबीले में गिरी मिलती है, उसे लेकर वो एक जगह खड़ा ही था कि उसके पैर के नीचे की लकड़ियां टूट जाती है और वो रोड समेत नीचे गिर जाता है। जिधर नीचे उसकी रोड उसी पर ताने एक वानर उसे कहता है, तुम तो एक बच्चे हो। और बिना नकाब के नोआ कहता है, ये रोड मेरी नहीं है। उन लोगों ने मेरे पिता को मार डाला और मेरे कबीले के वानरों को कैद कर ले गए। वो वानर भी कहता है, मेरे पूरे परिवार और गाँव वालों को उन नकाबपोश वानरों ने मार डाला। वो अपना नाम राका बताता है। राका उसे कुछ किताबें दिखाता है और बताता है, विचारों को संजय कर रखने का ये पुराना तरीका है। सीजर के समय जिधर सीजर नाम सुनते ही नोआ राका को बताता है, नकाबपोशों का लीडर भी जय सीजर बोल रहा था। जिधर राका उसे समझाता है, नकाबपोशों ने सीजर के नाम को बदनाम किया है, उनकी बातों को बदल दिया है। जिधर नोआ पूछता है, सीजर है कौन? राका कहता है नहीं, थे। फिर राका उसे सीजर के बारे में सब कुछ बताता है। जैसे सीजर सभी वानरों को इकट्ठा करने वाले थे। उनका असूल था, वानर वानर को नहीं मारेगा। दोनों आगे बढ़ते हैं। जिधर दोनों आगे बढ़ते हैं, मानव आदमी और औरत के फोटो देखकर नोआ एक्स कहता है। राका कहता है, मानव तुमने देखे हैं भी कभी? नोआ मना करता है। दोनों नोआ के घोड़े की तरफ बढ़ते हैं कि तभी दोनों एक मानव लड़की को घोड़े के पास देखते हैं। जिधर नोआ उसे चिल्लाकर भगाता है, राका उसे रोकता है और कहता है, वो हमारे लिए खतरा नहीं है। जिधर राका कहता है, ये लड़की तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई, लगता है सीजर का मेरे लिए कोई संकेत है। अब मैं भी तुम्हारे साथ आगे चलूंगा, मेरे पास भी घोड़ा है। चलते हुए सूर्य गरुड़ को देख राका कहता है, कितना सुंदर पक्षी है। जिधर नोआ से फिर बताता है, ये सूर्य गरुड़ है, मेरे पिता का पक्षी है। ये भी मेरा पीछा कर रहा है और मुझे चिढ़ाता रहता है। हमारे कबीले में हर कोई एक गरुड़ पालता है। रात को दोनों आग जलाकर बैठ जाते हैं। वही राका को कुछ दूरी पर पेड़ के पीछे कोई दिखाई देता है। वो नोआ को इशारा करता है और एक सेब उस तरफ फेंक देता है। जिधर एक और सेब फेंकने पर पेड़ के पीछे से वही लड़की निकलती है जो नोआ का पीछा उसके कबीले से ही कर रही थी। जिधर राका अपना और नोआ का नाम उसे बताता है। लड़की सेब उठाकर खाने लगती है। राका कहता है, वो भूखी है और इसलिए वो हमारा पीछा कर रही है। वो लड़की सेब खाते हुए कांप रही थी। राका उसे नोआ की माँ का शॉल देने के लिए उठता है, मगर नोआ कहता है, नहीं, ये बहुत खास है। और राका उसे बताता है, मनुष्य को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, इस पर कुछ तो रहम करो। यह सुनकर नोआ अपनी माँ का शॉल उसे रात भर के लिए दे देता है। जिधर नोआ पूछता है, ये सीजर को एक्स की इतनी परवाह क्यों थी? राका बताता है, कहानियां कहती है सीजर की परवरिश इन्हीं मनुष्य ने की थी। वो अपने उसूलों के साथ एक शानदार जिंदगी जिया था। कहानी सुनाकर राका सो जाता है। नोआ आसपास की जगहों को देखता है जहाँ उसे इंसानों की स्पेस दूरबीन मिलती है। वो उसे चेक कर रहा होता है कि वो लड़की भी वहाँ आ जाती है। वो लड़की नोआ को उससे स्पेस में देखने का तरीका बताती है। सुबह वो राका को सब बताता है और कहता है, ये साथ हमारे नहीं आएगी क्योंकि ये धीमी है। राका उसे अपने घोड़े पर बैठा लेता है। आगे इन्हें ज़ेब्रा दिखाई देता है, जिन्हें ये धारीदार घोड़ा कहते हैं। थोड़ी ही दूरी न पानी मिलता है जिसमें से ज़ेब्रा और कई मनुष्य आकर पानी पी रहे होते हैं। तीनों ने देखकर अचंभित थे। राका कहता है, मुझे तो लगा था इंसान झुंड में नहीं रहते। नोआ वहाँ से जाने लगता है और राका से कहता है, ये लड़की अब अपने झुंड के साथ रहेगी और तुम इन सब की देखभाल करो। मुझे अपने कबीले को ढूंढने जाना है, तुम सीजर की राह पर चलो। राका अपने लॉकेट को नोआ को दे देता है जो सीजर का प्रतीक चिन्ह था और कहता है, ये सबसे खास है। नोआ चले जाता है पर कुछ दूर जाते ही वो मनुष्य के झुंड की तरफ देखता है। जिधर उस झुंड पर नकाबपोश हमला कर देते हैं। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। वो सभी को कैद कर रहे होते हैं। राका और वो लड़की भी भागते हैं। राका एक तने को जड़ समेत उखाड़ता है और लड़की के पीछे उसे बचाने जाता है। जिधर लड़की बड़ी बड़ी घास में खुद को छुपा लेती है पर नकाबपोश उसके करीब आ रहे होते हैं। नोआ भी उसे ढूंढ रहा होता है कि तभी लड़की खड़ी होकर नोआ नाम चिल्लाती है। नकाबपोशों का लीडर लड़की की तरफ दौड़ता है और नोआ भी अपने घोड़े को लड़की की तरफ भगाता है। लड़की नोआ की तरफ दौड़ती है और नोआ के घोड़े में बैठ जाती है। लीडर भी नोआ के घोड़े को पकड़ लेता है पर नोआ एक लात मारकर उसे गिरा देता है और आगे बढ़ता है। एक नकाबपोश अपने घोड़े में नोआ को टक्कर मारता है मगर राका अपने घोड़े से आता है और उस तने को एक गधे की तरह उस नकाबपोश पर जमकर वार करता है। इसके बाद तीनों आगे बढ़ते हैं। एक नदी के किनारे पर लड़की खड़ी होती है। नोआ राका को बताता है, ये लड़की बोलती है, इसने मेरा नाम लिया है। राका कहता है, तुम्हारे कान बजे होंगे। कि तभी लड़की कहती है, मेरा नाम मैं है। तुम्हारा कबीला कहाँ है? मैं जानती हूँ, एक इंसानों की बस्ती में, मैं वहीं जा रही हूँ। इतना सुन नोआ पूछता है, तुमने हमसे सच क्यों छुपाया? वो बताती है, मेरी माँ ने सुरक्षा के लिए हमसे चुप रहने के लिए कहा था। राका पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो बताती है, अब मैं अकेली हूँ। वो कहती है, हम सबका यही हाल है, चलो आग जला लेते हैं, हम तीनों एक साथ हैं। नोआ अपनी माँ का शॉल उसे ओढ़ने
लेने के लिए दे देता है। रात को नोआ अपनी इलेक्ट्रिक रोड को ठीक कर लेता है, जिधर सुबह तीनों पैदल आगे बढ़ते हैं। राका ने दोनों घोड़ों को पहले ही आजाद कर दिया था। अब वो एक उफनती नदी पर बने लकड़ी के एक पुल से नदी को पार कर रहे होते हैं, जिधर पुल के नीचे की तरफ दो नकाबपोश लटके होते हैं। सामने पुल से लीडर घोड़े पर आ रहा होता है, जिधर पीछे भी पुल के किनारे पर घोड़े पर एक नकाबपोश होता है। नीचे से निकलकर एक वानर लकड़ी को पकड़ लेता है। दोनों पानी में गिर जाते हैं। लड़की पुल से बंधे जाल को पकड़ लेती है और नकाबपोश वहाँ बह जाता है। राका तुरंत लड़की को पानी में जाकर बचाता है और नोआ को लीडर काबू में कर लेता है। राका लड़की से कहता है साथ रहोगी तो जीतो। इधर लीडर राका की रस्सी काट देता है और राका उफनती नदी में बह जाता है, जिधर लीडर और बाकी बचे दो साथी नोआ और मे को बांधकर अपनी सल्तनत में ले जाते हैं, जिधर लड़की को अलग और नोआ को बहुत सारे वानर कैदियों के पास छोड़ देते हैं। और वो सिपाही नोआ को कहते हैं अब यही तेरा घर है। यहाँ नोआ को अपनी प्रेमिका सोना मिलती है। इधर लड़की को लीडर एक बड़े से कमरे में बंद कर देता है। यहाँ उसे एक और मनुष्य मिलता है जो नकाबपोश वानरों के लीडर को रोमन इतिहास के बारे में पढ़कर सुनाया करता था। वो आदमी मे से पूछता है तुम कौन हो? मे कहती है वानरों की मदद ना करने वालों में से एक। इधर सोना नोआ को उसकी माँ के पास ले जाती है। दोनों बहुत खुशी से एक दूसरे से गले लगते हैं। दोनों नोआ के पिता को याद करके दुखी भी थे। जिधर एक बिंगुल बजता है। ये मैदान में सभी को बुलाने का एक संकेत था और सभी एक मचान के नीचे इकट्ठा होते हैं। लीडर सीजर के नाम पर भाषण देता है और लीडर कहता है अब से मैं ही सीजर हूँ। नोआ दूर ऊपर उस टूटी फूटी शिप पर खड़ी उस लड़की और उसके साथ खड़े आदमी को देखता है। जिधर लीडर एक बहुत बड़े लोहे के दरवाजे की तरफ इशारा करके कहता है इसके अंदर जो खजाना है हम उसको हासिल कर लें। इसे खोलना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। हम एक होकर इसे खोलेंगे जैसे सीजर चाहते थे। खजाने से लीडर का मतलब मनुष्य द्वारा बनाए हथियार थे, जिन्हें हासिल करके वो सबसे ताकतवर बनना चाहता था। जिधर बहुत से वानर और घोड़ों को जंजीरों से उस दरवाजे को खींचकर खोलने का आदेश देता है। दरवाजे के किनारे पर आग भी लगा दी जाती है। जंजीर टूट जाती है। कई वानर घायल भी होते हैं पर दरवाजा नहीं खुलता। आगे लीडर कहता है कल फिर से कोशिश करेंगे और ज्यादा दम लगाएंगे। इधर लड़की से वो आदमी कहता है बंकर खाली है। लड़की उसे बताती है जब मनुष्य बचने की कोशिश कर रहे थे तो वो अपनी टेक्नोलॉजी और अपने हथियारों के साथ यहीं छुपे थे। ये हथियार उस लीडर के हाथ नहीं लगने चाहिए। वो आदमी लड़की को कहता है ये दुनिया उन वानरों की ही तो है। लीडर अपने सैनिकों को भेजकर नोआ को अपने पास बुलवाता है। नोआ आता है और देखता है लड़की और वो आदमी खाने के टेबल पर बैठे हैं। लीडर नोआ को बैठने के लिए कहता है। अब लीडर नोआ को समझाता है ये मनुष्य पहले बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दे चुके हैं। ये पहाड़ काट देते थे, समुद्र पर पुल बना देते थे और ये तो तुम्हारे गरुड़ की तरह हवा में भी उड़ते थे। और हम वानर ये सब सीखेंगे। मैं ये सब सीखूंगा उस बंकर में कैद चीजों की मदद से। कि तभी लड़की बोलती है ये नामुमकिन है। लीडर कहता है मैं अंदर जाकर ही रहूंगा लड़की। मगर मैं कहती है पर ये बंकर तुम्हारा नहीं है। लीडर कहता है ये सब मेरा है। जिधर लीडर नोआ से पूछता है इसने तुम्हें अंदर जाने का रास्ता तो बताया होगा और नोआ मना करता है। जिधर आगे लीडर नोआ को खिड़की के नीचे से देखने को कहता है और पूछता है क्या दिखा? नोआ कहता है बहुत से कैद कबीले। लीडर कहता है नहीं ये कैदी नहीं है, ये एक साम्राज्य है। हम वानरों का इंसान भरोसे के काबिल नहीं है। अगर यहाँ 2 इंसान हैं तो पूरी दुनिया में बहुत सारे होंगे। वो लड़की यहाँ आई है ताकि मेरी चीजें ले सके। उस बंकर में वो चीजें हैं जिससे इंसान बनता है ताकतवर और खतर। इसलिए मुझे उनका नामोनिशान मिटाना है वरना ये हमें फिर से पिंजरे में बंद कर देंगे। नो भी कुछ अलग महसूस कर रहा था। सीन कट होता है। नो अपनी माँ के साथ बैठकर ऊपर उड़ते अपने कबीलों वालों के गरुड़ देख रहा था कि सूर्य गरुड़ उसके पास बैठ जाता है। नो लीडर की बातों को ठीक मान रहा था पर तभी उसे हाथ पर बंधे अपने कपड़े में राका का दिया सीजर का चिन्ह मिलता है और वो कहता है लीडर गलत है। कि तभी उसके ये बोलते ही सूर्य गरुड़ उसके हाथ पर आकर बैठ जाता है। यानी सूर्य गरुड़ ने नोआ को अपना लिया था। जिधर आगे नोआ लड़की से मिलने उसके कमरे में छुप कर जाता है। नोआ से पूछता है तुम्हें बंकर के अंदर से क्या चाहिए? लड़की कहती है इंसानों ने बोलने की क्षमता खो दी है। उस बंकर में एक ऐसी किताब है, शायद वो किताब फिर से उन्हें बोलना सिखा दे। नोआ से पूछता है राका ने कहा था इंसान और वानर मिलजुल कर रहते थे, क्या ये सच है या झूठ? जिधर लड़की बताती है वानर अब के इंसानों की तरह बोल नहीं सकते थे। इंसान ज्यादा ताकतवर होते थे और इंसानों ने ऐसा वायरस बनाया जिससे वानर अक्लमंद हो गए पर मनुष्यों का वजूद मिट। जिधर नोआ पूछता है तुम्हें अंदर जाने का रास्ता पता है? वो कहती है हाँ। और नोआ ये पूछता है क्या अंदर जो चीज है वो पानी से तबाह हो सकती है? यहाँ से नोआ सोना के पास जाता है और उसे बताता है
कबीले की आजादी के लिए एक ऊंची चढ़ाई चढ़नी है जो मैं अकेले नहीं चढ़ पाऊंगा। सोना साथ चल देती है। नोआ सोना को मैं का परिचय देता है। तभी अनाया आता है और नोआ से कहता है अनाया के बिना चढ़ाई नामुमकिन। सोना और नोआ उसके आने से बहुत खुश होते हैं। मैं नोआ से पूछती है सोना तुम्हें पसंद है? वो हाँ कहता है कि तभी वहाँ वो आदमी आता है और मैं कोई सब नहीं करने के लिए कहता है। मैं उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है पर वो कहता है लीडर इस बंदर की चमड़ी उधेड़ दे और तुम सब भी मारे जाओगे। वो लीडर के पास जाने के लिए मुड़ता है। मैं उसका गला दबा देती है और उसे मार डालती है। सोना, अनाया, नोआ ये देखते रहते हैं। अब चारों एक पहाड़ी के नीचे पहुँचते हैं जहाँ समुद्र की लहरें उस पहाड़ से टकरा रही थी, जिधर नोआ लड़की को अपने कंधे से लटका कर पहाड़ी चढ़ता है। सोना और अनाया भी साथ चढ़ाई चढ़ते हैं। जिधर ऊपर पहुंचकर ये बंकर के अंदर पहुंचते हैं। लड़की लाइटें जलाती है। वहाँ बड़ी बड़ी मिसाइलें रखी होती हैं। लड़की उन्हें वहाँ रुकने के लिए कहकर आगे चली जाती है। एक कमरे में पहुंचकर वह सुपर कंप्यूटर में से सैटेलाइट की निकालती है। वहाँ काफी बंदूकें भी रखी। इधर वो तीनों बच्चों की किताबें देखते हैं जिसमें वानरों को पिंजरों में बंद कर रखा था। बच्चे उनकी फोटो खींच रहे थे। ये एक जू का सीन था। इतने में लड़की आती है और कहती है काम हो गया चलो। बाहर आते वक्त इन्हें टैंक भी खड़े मिलते हैं जिन्हें देखकर नोआ खुद से ही पूछता है ये क्या है। मैं अंदर से इलेक्ट्रिक डोर को खोलती है और नोआ से अपने कबीले के वानरों के पास जल्दी जाने के लिए कहती है और उसे बताती है मैं यहाँ धमाका करने वाली हूँ। दरवाजा खुलता है और सामने लीडर खड़ा था जो अंदर आते ही सोना के गले में अपना सिपाही द्वारा चाकू रखवा देता है और नोआ से पूछता है तुम किसका साथ दोगे, इस मनुष्य का जो बंकर में मेरे खिलाफ मेरी ही साजिश कर रहा है, या वानरों का साथ दोगे? अपनी प्यारी सोना को बचाओगे या इस दोगले इंसान को? अभी नोआ गुस्से में चिल्लाता है जिधर लीडर सोना को खत्म करने का इशारा करता है पर तभी गोली की आवाज आती है और सोना सिपाही से छूट जाती है। सिपाही अपनी छाती पर देखता है जहां एक छेद से खून निकल रहा था और वो गिरकर मर जाता है। लीडर तुरंत लड़की से कहता है तुम आजाद हो, जहाँ जाना चाहती हो चली जाओ, बस ये बताओ ऐसी और भी है क्या अंदर? लड़की कहती है नहीं, वो तुम्हें नहीं मिलेगी और भागकर बंकर और समुद्र के बीच की लकड़ी के बने बांध को उड़ा देती है। सारा पानी सभी वानरों को बहाकर बंकर के अंदर ले जाता है। जिधर लड़की एक ऊंची दीवार से ये सब देखती है वो तीनों मिलकर डूबती हुई नोआ की माँ को बचाते हैं। जिधर नोआ कबीले और बाकी वानरों बंकर के ऊपर की तरफ भेज देता है। नोआ भी पहाड़ी के ऊपर पहुँचता है जहाँ उसके कबीले के वानर और दूसरे वानर होते हैं पर तभी भीड़ से निकलकर लीडर आकर उसे उठाकर पटक देता है और बुरी तरह पीटने लगता है। बाकी वानर मदद के लिए आगे आते हैं पर लीडर के डर से फिर पीछे हो जाते हैं। जिधर घायल नोआ को वो उठाकर पहाड़ी के बिल्कुल किनारे में फेंक देता है। नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें और समुद्र था। लीडर नोआ को खड़ा होकर सर झुकाने को कहता है और नोआ ऊपर उड़ते अपने कबीले के गरुड़ों को देखता है और उठकर गाने गाने लगता है। सभी गरुड़ कबीले वाले भी गाते हैं। उन सभी के गरुड़ लीडर पर हमला कर देते हैं। नोआ का सूर्य गरुड़ आखिरी बार करता है और उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देता है कि सभी वानर गरुड़ कबीले को दोबारा बसाते हैं और खुशी से रह रहे होते हैं। मैं नोआ से मिलने आती है। नोआ से कहता है लीडर सच ही कहता था कि मनुष्य को चैन नहीं मिलता जब तक कि वो सब कुछ हासिल न कर ले। जिधर लड़की जोर देकर कहती है सब कुछ इंसानों का ही तो था, वो बंकर और उसमें रखी सभी चीजें। नोआ कहता है तो फिर हमारा क्या है? हम अपने घरों को और मजबूत बनाएंगे जो हमने सीखा है। और अगर राका यहाँ होते तो कहते उनके सीजर सिर्फ एक ही चीज चाहते थे, वानर और मनुष्य मिलकर साथ रहें। क्या हम वानर और इंसान साथ रह सकते हैं? तभी हम देखते हैं लड़की के हाथ में रिवॉल्वर होती है जो उसने हाथ पीछे करके छुपा रखी होती है। मतलब वो नोआ को भी मारने आई थी ताकि इंसान ही सर्वश्रेष्ठ रहे। पर वो नोआ के पूछे सवाल इंसान और वानर साथ रह सकते हैं इसका जवाब देती है ये मैं नहीं जानती। जिधर आखिरी में नोआ राका का दिया सीजर का लॉकेट लड़की को देता है और कहता है ये बहुत खास है। लड़की अपनी राह चली जाती है। फिर हम देखते हैं मैं एक बंकर के बाहर खड़ी रुकती है। अंदर से एक वैज्ञानिक आकर उससे वो सैटेलाइट की ले लेती है और बंकर के अंदर बहुत से लोग होते हैं जो कि मैं की तरह ही नॉर्मल थे और ये सैटेलाइट को चालू कर लेते हैं। इधर नोआ भी अपने वानरों को स्पेस दूरबीन दिखाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।